हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का साइंस का एक चैप्टर है, नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस नाम से ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्यों हम लोग बोलते हैं फ्रेंड और फो, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त कैसे है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका शत्रु, आपका दुश्मन, आपको नुकसान पहुंचाने वाला, ये कैसे है। तो सबसे पहले समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, क्योंकि आप जिसके बारे में जानने वाले हो, कौन आपका दोस्त है, शत्रु है, उसको समझने से पहले समझना होगा कि वो क्या है, किस चीज को बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी, काफी छोटा। ऑर्गेनिजम्स लिविंग बॉडी होती हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि दिख नहीं सकते आपको नेकेड आई से। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से आपको नहीं दिखेंगे उनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग साइज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स आपको चाहिए। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको कि सिंपल माइक्रोस्कोप से ना देख के आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। खैर, सेकंड पॉइंट क्या है, साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज 0.00001 mm। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका साइज कितना छोटा हो सकता है, तो 0.00001 mm। इसका मतलब समझ में आता है, 1 mm को आपको डिवाइड करना होगा कितने से, 1 लाख से। जब आप 1 mm को 1 लाख से डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आता है उतना छोटा हो सकता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये नेकेड आई से नहीं दिखेगा। स्केल होगा आप सभी के पास, स्केल में देख सकते हैं आप 1 mm कितना छोटा होता है, और उसको डिवाइड करिएगा जब 1 लाख से, तो जो वैल्यू आएगा उतना छोटा हो सकता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कहा जाता है कि ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, माइक्रो है, छोटा सा है, टाइनी है। ठीक है, तीसरा, डिस्कवरी किसने की थी, तो एक डचमैन थे, डच के रहने वाले साइंटिस्ट थे, नाम था एंटोन वैन लीeuwenhoek। स्पेलिंग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें काफी गलती करते हैं स्पेलिंग में। ANTON, एंटोन, VAN, वैन, LEEUWENHOEK। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने 1677 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी कैसे की, तो उनका खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था जिसका कि नाम था क्रूड माइक्रोस्कोप, नाम यहां मैंने मेंशन कर दिया है। अब ये इस माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तालाब के पानी को, पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, क्या देखा उन्होंने कि मान लीजिए कि इसमें पानी है, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि तैर रहे हैं पानी में। ठीक है, डिटॉल वगैरह का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, तो उसमें दिखाता है हाथों पे बैक्टीरियाज हैं, हाथों पे कीटाणु, तो जिस तरीके से दिखाता है ना, छोटा छोटा दिखता है, बिल्कुल वैसे ही उनको दिखा। उनके वो पॉन्ड वाटर में, जिसको कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे अपने क्रूड माइक्रोस्कोप से, उसमें छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स उनको तैरते हुए दिखे, जिनका कि नाम उन्होंने रखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों रखा, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मली नहीं दिख रहे थे, नॉर्मल आई से पॉसिबल नहीं था इनको देखना, इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो स्टडी होती है, जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हो, इसके बारे में एजुकेशन लेते हो आगे प्रोफेशनली, तो इसकी जो स्टडी होती है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1677, ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस नहीं थी, कई सारी चीजें अभी ढूंढी जा रही थी, कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, नई चीजों के बारे में पता चल रहा था। 1677 में पता चल गया कि नहीं भाई, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो हमें नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल अपैरेटस चाहिए, कुछ स्पेशल चीजें चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाके दिखेगा। 1677 के बाद चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो ये पता चला कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए ये हेल्पफुल भी हैं, नुकसान भी करते हैं। ये कई मामलों में इंसानों की मदद करते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स।
आपका फ्रेंड आपकी मदद करता है, आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो, आपको हेल्प चाहिए, तो आपकी मदद कौन करता है? आपका फ्रेंड करता है। तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कई मामलों में इंसानों की मदद करते हैं, इसीलिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक फ्रेंड के तौर पे लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो इंसानों को या दूसरे बॉडीज को, इंसानों की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फोबी कहते हैं। तो ये चीजें पता चली थी 1677 में जब डिस्कवरी हो गई थी, एंटोन वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवरी कर ली थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि एक नया टॉपिक मिला था, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सभी के लिए ये रिसर्च का चीज था, तो सभी रिसर्च कर रहे थे और चीजें नई नई उभर के सामने आ रही थी। फिर एक वक्त आया लुईस पाश्चर का, ठीक है, आपको नाम दिख रहा होगा, LOUISPASTEUR। लुईस पाश्चर साहब ने डिस्कवरी की, किस चीज की? फर्मेंटेशन के प्रोसेस की। फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, बियर वगैरह बनाने में फ्रूट्स का फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है ना, उनको ब्रेक किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। तो फर्मेंटेशन के बारे में लुईस पाश्चर साहब ने बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग से डालने की जरूरत नहीं है, ये उसी में प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रो करते हैं, जहां प्रेजेंट है ना वहीं से ये खुद को ग्रो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं ग्रो करेगा जहां ये पहले से मौजूद है। तो कोई अगर ऐसा जगह है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है किसी वक्त पे, तो वहां पे वो आगे ग्रो भी नहीं करने वाला जब तक वो वहां दोबारा पहुंचे ना, उसको कोई ले आकर रख ना दे, किसी मीडियम के थ्रू वहां पहुंच ना जाए। तो सवाल उठा कि तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कहां कहां? कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में है। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पता चला वाटर में है। वाटर में तो खैर पता चल गया था 1677 में ही, पॉन्ड वाटर में, जब एंटोन वैन लीeuwenhoek जो है वो टेस्ट कर रहे थे। आगे चेक किया गया सॉइल में है कि नहीं है, और भी दूसरी चीजों में चेक किया गया कि क्या वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और सरप्राइजिंगली हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए, अलग अलग टाइप के मिलते थे, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन मिला। तो इसलिए आप अपने बुक्स वगैरह में देखिएगा लिखा रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह हैं, ठीक है। तो अब क्या पता चल गया है, अब आप जानते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने 1677 में अपने क्रूड माइक्रोस्कोप से इसकी खोज की थी। जब वो अपने पॉन्ड वाटर को इंस्पेक्ट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको दिखा था इस तरीके से कुछ उड़ता हुआ, तैरता हुआ चीज उनको दिखा था, वहां से उन्होंने की थी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। लुईस पाश्चर साहब ने बताया कि फर्मेंटेशन तो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ब्रेक करते हैं फूड पार्टिकल्स को, लेकिन ये आते कहां से हैं? तो ये फूड में पहले से मौजूद होते हैं, ये खुद को ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू। और इनके इस बात से आगे पता चला जाके कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ भी आपके खाने पीने का चीज हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। जब इतनी सारी बातें पता चल चुकी थी, तो अब यह भी पता चलने लगा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो ब्रॉडली डिवीजन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो 5 पार्ट्स में है। सबसे पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है एल्गी, तीसरा है फंगी, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ और फिर वायरस। ये 5 तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। पहला बैक्टीरिया, एल्गी, फिर फंगी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हैं ऑलरेडी। बैक्टीरिया का एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, कॉलेरा, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरियाज हैं। उसके बाद एल्गी में ऑसिलिटोरिया, ये एक तरीके का एल्गी है। फिर वॉल्वॉक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी एल्गी के एग्जाम्पल है। फंगी में देखिए ईस्ट, माउल्स, मशरूम, ये तीनों के तीनों फंगी के एग्जाम्पल हैं। उसी तरीके से प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हो जाते हैं। वायरस में देखिए वो वायरस जिनसे एड्स होता है, वो वायरस जिनसे पोलियो होता है, जो वो वायरस जिनसे चिकन पॉक्स होता है,
वो सभी वायरसेस के ही एग्जाम्पल है। वायरसेस का नाम वहाँ नहीं लिखा गया क्योंकि आगे के क्लासेस में 8 में भी कुछ पढ़ना है और बाकी डिटेल्स में 9th में एक चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है कि भाई कौन सी बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, कैसे ठीक होता है, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखा। वैसे आपको पता है एड्स होता है HIV से, पोलियो का भी पता है, चिकन पॉक्स का भी पता है, एक नया है कोविड जो कि वायरस SARS-CoV-2 फैमिली से आता है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अब हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि हाँ भाई बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ उगता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इससे, मीन्स एज अ फो ये कैसे वर्क करता है, हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एज अ फ्रेंड ये पांचों के पांचों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है बैक्टीरिया की कैटेगरी। तो सबसे पहले हमें जानना है कि बैक्टीरिया क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कैसे ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटोन वैन लीeuwenhoek ने 1677 में अपने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करते हुए ये पाया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि नहीं दिखते हैं नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और उनका नाम उन्होंने रख दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया था। पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है ज़्यादातर वो बैक्टीरिया होता है। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था वो एक बैक्टीरिया था, जो कि 1677 में उन्होंने पहली बार उसको देखा। ठीक है, अब बैक्टीरिया के शेप, जो उनका साइज होता है, जिस तरीके की उनके शरीर की बनावट होती है, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को मेन 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कोकस, फिर बैसिलस और स्पेरलम। अब ये होता क्या है, तो ये जो कॉकस बैक्टीरिया है, कॉकस और राउंड शेप्ड, ये स्फेरिकल होते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो शेप में स्फेरिकल होते हैं उनको हम लोग कॉकस या राउंड शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस और इस बैक्टीरिया से एक बीमारी जो होती है हमें वो होती है न्यूमोनिया। ठीक है, बगल में ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये उसी का है। ठीक है, न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोकॉकस है, उसका डायग्राम है वो, उसका फिगर आपको देख सकते हैं। कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होता, आप स्फेरिकल बोलते हैं, आप बॉल इमेजिन करने लगते हो, वैसा नहीं है, लेकिन कुछ मिलता जुलता ऐसा शेप है, अनइवन है बिल्कुल है, लेकिन उससे मिलता जुलता शेप है और इसीलिए इसको हम लोग कॉकस और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। जो दूसरा आता है वो है बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो इसी में पाए जाते हैं। जितने भी टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेराइटी जो बैक्टीरियाज की है वो यही सेकंड वाले में, बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, कई सारी बीमारियां, कई सारी डेंजरस बीमारियों का कारण बनता है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, लेप्रेसी एटसेट्रा। इसके जैसे कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस बैसिलस या रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज के कारण होती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, बैसिलस टाइफोसिस। बैसिलस टाइफोसिस बैक्टीरिया का नाम है, इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है। और ये देखिए 3 डायग्राम्स बना दिए मैंने, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के। इससे डिप्थीरिया होता है, इससे टाइफाइड होता है और इससे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस वाले जो बैक्टीरिया जो वैसे दिखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन के जैसे, ये टाइफाइड वाले बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, और ये डिप्थीरिया होती है, ये जो शेप है ना बैक्टीरिया का, ऐसा शेप होता है, डिप्थीरिया जिनसे होती है वैसे उन वाले बैक्टीरियाज की। तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्पेरलम और विब्रियो शेप्ड। स्पेरलम और विब्रियो शेप्ड यानी कि कॉर्क स्क्रू के स्ट्रक्चर के जैसा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लगभग इस स्ट्रक्चर के जैसे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और इनसे भी बीमारियां होती हैं, जैसे कॉलेरा। कॉलेरा जो होती है वो एक स्पेरलम या विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया से होती है, जिसका कि नाम है विब्रियो कॉलेरा। सॉरी, कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो शेप्ड या फिर हम लोग कहते हैं स्पेरलम शेप्ड बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका कि नाम है विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, तो यहाँ आपने 2 चीज़ें समझ ली कि भाई बैक्टीरिया जो होता है वो
3 शेप का होता है, ठीक है। और यहाँ भी आपने जितने एग्जाम्पल्स देखे ये सभी के सभी जो है ये फो वाले काम कर रहे हैं ना, ह्यूमन या एनिमल इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये फो है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा बैक्टीरिया हेल्प भी करते हैं हमारी। कैसे हेल्प करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का चैप्टर, उसमें लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा है, और उसमें पढ़ा है कि ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका कि नाम है राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में चेंज करता है, ठीक है, जिसको कि प्लांट आगे चल के यूज करते हैं। तो सबसे पहले मदद की बैक्टीरिया ने क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि डायरेक्टली प्लांट को अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो ह्यूमन और एनिमल्स को ही पहुंचता है, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड है डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, जो कचरा फैलाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स, उनको डिके करना, डिकम्पोज करना, सड़ा देना। स्टूडेंट्स के मन में आता है सड़ा दे रहा है तो कैसे मदद कर रहा है? तो आप एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहते हो, ये डीके का प्रोसेस जो है, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, ये नहीं होता हो तो क्या होगा? आप जितना कचरा फेंकोगे ना वो सारा का सारा जमा रह जाएगा। कोई प्लांट डेड होगा वैसे ही पड़ा रह जाएगा, कोई एनिमल डेड होगा वैसे ही पड़ा रह जाएगा। अभी क्या होता है? प्लांट डेड हुआ, आपने छोड़ दिया, सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया, धीरे 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 नेचर उसको क्या करता है? डिके कर देता है ना। नेचर में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो उसको खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे उसको क्लीन कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ये एनवायरमेंट को क्लीन करने का एक प्रोसेस है, एनवायरमेंट इससे क्लीन हो जाता है, ठीक है। तीसरा फूड प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन में मदद करते हैं बैक्टीरिया। कैसे? मिल्क पता है आपको, मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया मदद करता है मिल्क को कर्ड बनने में, और मिल्क से कर्ड बना, कर्ड से कई सारी चीजें बनती हैं, और ऐसे ही कई सारे और एग्जाम्पल हैं जिनसे कि पता चलता है कि हाँ भाई फूड प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डाइजेशन में, तो एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग हों, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं कुछ सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे ह्यूमन बॉडी में रहता है एसेंशिया कोली, ये इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन में एसेंशिया कोली नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, ये जो डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ भी हेल्प कर रहे हैं, फ्रेंड्स वाली चीज़ों में है। फिर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो लेदर का इस्तेमाल आप करते हैं, सभी लोग करते हैं लेदर का इस्तेमाल। तो एनिमल स्किन्स आ जाते हैं, फिर उनमें क्या किया जाता है? बैक्टीरियाज की मदद से उनकी टैनिंग करवाई जाती है, ठीक है, ताकि वो एनिमल स्किन जो हो वो लेदर के फॉर्म में चेंज हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से भी हेल्पफुल हो रहे हैं। साथ ही साथ लिनन का क्लॉथ सभी को पसंद आता है। अब ये जो लिनन का क्लॉथ है ये तो तब बनेगा ना जब लिनन का प्रोडक्शन होगा, और लिनन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं बैक्टीरियाज। लिनन थ्रेड्स को ऑब्टेन किया जाता है उनके प्लांट्स से बैक्टीरिया की मदद से ही, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये रैटनिंग का प्रोसेस कहलाता है, RETTING, रेटिंग का प्रोसेस कहलाता है ये, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ भी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में, कई सारे वाइटामिन बनाने में बैक्टीरियाज मदद करते हैं। कई सारे इंडस्ट्रीज में केमिकल्स बनाने में, साइट्रिक एसिड बनाने में, इन सभी जगह पे बैक्टीरियाज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आपने क्या समझा कि हमें बैक्टीरिया के 3 टाइप के शेप हैं। पहला है राउंड शेप्ड या स्फेरिकल, न्यूमोनिया जैसे बीमारियाँ होती हैं उनसे। बैसिलस या रॉड शेप्ड, सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण बनते हैं ये वाले बैक्टीरियाज। कई सारी बीमारियाँ हैं, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, लेप्रोसी, टाइफाइड। डायग्राम आपको दिख रहा है हल्का फुल्का। स्पिरलम और विब्रियो शेप्ड बैक्टीरियाज, जिनसे कि कॉलेरा जैसी बीमारियां होती हैं। यहाँ पे आपको इसका भी डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ आपने ये समझा कि ये तो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया थे। ऊपर जो भी एग्जाम्पल दिए गए थे ये उन बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल दिए गए थे जो किसी न किसी तरीके से ह्यूमंस को या एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब नीचे दिए गए हैं वो काम जो बैक्टीरियाज करते हैं जो कि हेल्पफुल होता है ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए,
क्या है पहला? नाइट्रोजन फिक्सेशन। रेजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देता है, वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन बनाता है, जो कि प्लांट्स यूज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को डिके करके इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करता है। फूड के प्रोडक्शन में मिल्क को कर्ड और कर्ड से जो भी फर्दर प्रोसेसेस होते हैं उनमें बैक्टीरिया का मदद करता है। डाइजेशन, ह्यूमन इंटेस्टाइन में एसेंसिया कोली नाम का जो बैक्टीरिया है ये डाइजेशन में मदद करता है। फिर इंडस्ट्रीज में एनिमल स्किन की टैनिंग हो, लिनन प्लांट से लिनन थ्रेड निकालने के लिए रेटिंग का प्रोसेस हो, या इंडस्ट्रीज में साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन का प्रोसेस हो, बायोटिक्स एंटीबायोटिक्स बनाना हो या वाइटामिन्स बनाना हो, इन सभी जगह पे बैक्टीरियाज काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम था वो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, जिसका कि पहला ये था बैक्टीरिया। इसके आगे 4 और टाइप्स हैं, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।